डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 12 चैप्टर है अबाउट माई सेल्फ, मतलब मेरे बारे में। ये चैप्टर है अगाथा क्रिस्टी, जो कि एक राइटर है। इनके बारे में ये चैप्टर है, जिनको डिटेक्टिव स्टोरीज लिखना बहुत पसंद था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी और उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। Agatha Christie was the most popular detective fiction writer of her time. अब ये जो अगाथा क्रिस्टी है, ये अपने टाइम की बहुत ही पॉपुलर डिटेक्टिव फिक्शन राइटर थी। Her detective stories have become tremendously popular all over the world. अब इनकी जो स्टोरीज थी वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थी। दे आर फुल ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिल, और वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस से भरी थी और थ्रिल से भरी हुई थी। मतलब इनकी कहानियां पढ़ने में लोगों को बहुत मज़े आते थे, बहुत रोमांचक कहानियां ये लिखती थी। फॉर ओवर हाफ ए सेंचुरी शी रीगेन्ड ओवर द वर्ल्ड ऑफ डिटेक्टिव फिक्शंस एज अ क्वीन। और हाफ सेंचुरी तक क्या हुआ था, इन्होंने वर्ल्ड के अंदर फिक्शन जो स्टोरीज है उनमें अपना बहुत अच्छा स्थान बना लिया था। मतलब ये फिक्शन क्वीन के नाम से जानी जाने लगी। My literary activities at this period seem curiously vague in my memory. Curiously vague मतलब जो less expressed हो। My literary activities, अब इनकी जो लिटरेरी एक्टिविटीज थी, मतलब जो साहित्य एक्टिविटीज थी, एट दिस पीरियड सीम क्यूरियसली वेग इन माई मेमोरी। अब जो लेखिका है उनके मेमोरी में वो इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं हुई थी, मतलब वो थोड़ा सा भूल चुकी थी। आई डोंट थिंक इवन देन दैट आई कंसिडर्ड माई सेल्फ अ बोनाफाइड ऑथर। और ये जो लेखिका है अपने आप को कोई बहुत बोनाफाइड लेखक नहीं मानती थी। बोनाफाइड मतलब जिनाइन। ये अपने आप को जिनाइन लेखिका नहीं समझती थी। आई रोट थिंग्स, यस बुक्स एंड स्टोरीज। अब वो बोलती हाँ मैं बुक्स लिखती हूँ और स्टोरीज भी लिखती हूँ। दे वर पब्लिश्ड एंड आई वॉज बिगनिंग टू अकस्टम myself to the fact that I could count upon them as a definite source of income. अब क्या होता था, जो ये लेखिका है इनकी बुक्स पब्लिश होती थी, स्टोरीज पब्लिश होती थी, तो उनको कुछ ना कुछ इनकम होती थी। तो वो इसे एक ऐसे इनकम का सोर्स मानती थी अपने लेखन कार्य को। बट नेवर व्हेन आई वाज फिलिंग इन अ फॉर्म एंड केम टू द लाइन आस्किंग फॉर ऑक्यूपेशन वुड इट हैव अकर्ड टू मी टू fill it in with anything but the time honored married women. अब क्या हुआ, उस टाइम पे वो अपने आप को एक प्रॉपर लेखिका नहीं समझती थी, लेकिन जब ऑक्यूपेशन की बात आती थी, कोई उससे पूछे कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा कार्य क्या है, तो उसे एक मैरिड वुमन का टैग दिया गया था। मतलब वो अपने आप को एक मैरिड महिला मानती थी। आई वॉज अ मैरिड वुमन, दैट वॉज माई स्टेटस। मैं एक शादीशुदा महिला थी, यही उस लेखिका का एक स्टेटस था। एंड दैट वॉज माई ऑक्यूपेशन, और यही उसका ऑक्यूपेशन था। एज अ साइड लाइन मतलब कोई अदर ऑक्यूपेशन, आई रोट बुक्स, और अदर ऑक्यूपेशन के तौर पे मैं बुक्स लिखा करती थी। आई नेवर अप्रोच्ड माई राइटिंग बाय डबिंग इट विद द ग्रैंड नेम ऑफ करियर। और ये जो लेखिका थी इन्होंने अपनी राइटिंग को कभी भी ऐसे करियर के रूप में नहीं देखा। आई वुड हैव थॉट इट रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब मजाकिया, और ये लेखिका को एक तरीके से मजाकिया लगता था। माई मदर इन लॉ कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो इसे नहीं समझ सकती थी। यू राइट सो वेल अगाथा डियर, एंड बिकॉज यू राइट सो वेल श्योरली यू ऑट टू राइट समथिंग वेल मोर सीरियस। अब वो बोलती है कि तुम है ना बहुत अच्छा लिखती हो अगाथा डियर, एंड तुम इतना अच्छा लिखती हो इसलिए तुम्हें कुछ और लिखना चाहिए, कुछ सीरियस लिखना चाहिए। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू हर
and indeed I did not really try, that my writing was for entertainment. अब वो बोलती है कि मेरे लिए उनको समझाना बहुत ही मुश्किल था और ना ही मैंने उनको समझाने का ट्राई किया। दैट माई राइटिंग वॉज फॉर एंटरटेनमेंट, कि उनकी जो राइटिंग थी वो एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वो डिटेक्टिव स्टोरीज लिखा करती थी। I wanted to be a good detective story writer. Yes, as indeed by this time I was conceited enough to think that I was a good detective story writer. अब क्या होता है, वो जो लेखिका थी वो एक अच्छी डिटेक्टिव राइटर बनना चाहती थी और उस टाइम पे वास्तव में आई वॉज कंसीडर्ड इनफ टू थिंक दैट आई वॉज अ गुड डिटेक्टिव स्टोरी राइटर। कंसीडर्ड मतलब टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मतलब खुद के ऊपर गर्व करना। और उस टाइम पे वो जो लेखिका थी अपने आप के ऊपर बहुत गर्व करती थी कि हाँ वो एक अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी राइटर है। सम ऑफ माई बुक्स सेटिस्फाइड एंड प्लीज्ड मी, और उनकी जो कुछ बुक्स थी उनसे वो लेखिका सेटिस्फाइड भी थी और वो खुश भी थी। They never pleased me entirely, of course, because I don't suppose that is what one ever achieves. और वो पूरी तरीके से उन्हें खुश नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने ऐसा भी कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है। Nothing turns out quite in the way you thought it would when you are sketching out notes for the first chapter or walking about muttering, muttering मतलब to speak in a low voice to yourself and seeing a story unroll. अब वो बोलती है कि कुछ भी ऐसा उन्हें क्वाइट नहीं लगता था, इनफ नहीं लगता था कि जब वो स्केच कर रही है, नोट्स वगैरह बना रही है और अपनी कोई न्यू स्टोरी है उसके लिए वो चुपचाप से बड़बड़ा रही है या फिर सोच रही है। My dear mother-in-law would, I think, have liked me to write a biography of some world famous figure. अब उनकी जो मदर इन लॉ थी वो चाहती थी कि उन्हें किसी जो वर्ल्ड फेमस लोग हैं उनकी बायोग्राफी लिखनी चाहिए। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग आई शुड बी वर्स एट डूइंग, और लेखिका को ऐसा नहीं लगता था कि वो ये कर सकती है क्योंकि वो उस काम को करने में बहुत ज़्यादा खराब थी। एनीवे आई रिमेन्ड sufficiently modest to say occasionally without thinking, yes, but then of course I am not really an author. कभी कभी वो उसके लिए हाँ कह देती थी पर वो अपने आप को ऐसे मतलब जानती थी कि हाँ वो कोई अच्छी या वो एक ऑथर नहीं है। दिस वे यूजुअली करेक्टेड बाय रोसालिंड हु वुड से, और इसे जो रोसालिंड है वो करेक्ट करके कहता है कि बट यू आर एन ऑथर मदर, पर तुम एक ऑथर हो मदर। यू आर क्वाइट डेफिनेटली एन ऑथर बाय दिस टाइम, और तुम सच में ही इस टाइम पे एक ऑथर हो, एक लेखक हो। पुअर मैक्स हैड वन सीरियस पेनल्टी लेड ऑन हिम बाय मैरिज। अब जो मैक्स था उसके ऊपर एक सीरियस पेनल्टी लगी हुई थी जब से उसकी शादी हुई थी। ही हैड एज फार एज आई कुड फाइंड आउट नेवर रीड अ नॉवल। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जैसा कि लेखिका को पता था कि अभी तक उसने कोई नॉवल नहीं पढ़ी थी या वो नॉवल पढ़ना पसंद नहीं करता था। कैथरीन वुली हैड फोर्स्ड, अब कैथरीन वुली है उन्होंने फोर्स किया द मर्डर ऑफ रोजर एक्योर्ड एक्रोड अपॉन हिम, बट ही हैड गॉट आउट ऑफ रीडिंग इट। अब जो कैथरीन वुली थे उन्होंने द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोड उनको दी पढ़ने के लिए पर उन्होंने उसको भी नहीं पढ़ा। Somebody had discussed the denouncement in front of him, and after that he said, what on earth is good of reading a book when you know the end of it? डिनाउंसमेंट मतलब क्या होता है? मतलब सॉल्यूशन ऑफ अ प्ले। अब वो जो आदमी है वो डिस्कस करता है और उसके सामने बोलता है कि एक बुक को, ऐसी अच्छी बुक को पढ़ने का क्या मतलब है जब तुम्हें ऑलरेडी उसके एंड का पता हो।
Now, however, as my husband, he started manfully on the task. अब उसके जो हस्बैंड है, मैनफुली ऑन द टास्क मतलब वो साहसी रूप से अपने टास्क को स्टार्ट करते हैं. बाय द टाइम आई हैड रिटन 10 बुक्स एटलीस्ट, और उस समय तक मैं लगभग 10 बुक लिख चुकी थी. एंड ही स्टार्टेड स्लोली टू कैच अप विद देम, और वो धीरे धीरे उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सिंस अ रियली erudite book on archaeology or on classical subject was Mac's idea of light reading. erudite मतलब बुद्धिमान. अब वो जो मैक्स था वो स्टार्ट कैसे कर रहा था, लाइट रीडिंग स्टार्ट कर रहा था आर्कियोलॉजी या फिर क्लासिकल सब्जेक्ट के ऊपर बुक पढ़ना चाह रहा था. इट वॉज फनी टू सी वॉट हैवी वेदर ही मेड ऑफ रीडिंग लाइट फिक्शन. अब ये देखना लेखिका के लिए फनी था कि वो कैसे मतलब एक लाइट फिक्शन को पढ़ना चाहता है. However, he stuck to it, and I am proud to say appeared to enjoy his self-imposed task in the end. और हालांकि क्या हुआ, वो उसके अंदर पढ़ने के अंदर लग गया, और वो जो लेखिका है प्राउड फील कर रही थी कि वो अब अपने जो सेल्फ इम्पोज जो टास्क है जो उसने खुद ही लिया था बुक्स को पढ़ने का, उसे वो इंजॉय करने लगा है. द फनी थिंग इज दैट आई हैव लिटिल मेमोरी ऑफ द बुक्स. अब फनी थिंग, मजाक की बात ये थी लेखिका के लिए कि उनके जो मेमोरी है बुक्स से रिलेटेड वो थोड़ी कम हो गई थी. रोट जस्ट आफ्टर माई मैरिज, और ऐसी बुक्स जो कि उसने मैरिज के बाद लिखी थी. आई सपोज आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ सो मच इन ऑर्डिनरी लिविंग दैट राइटिंग वॉज अ टास्क विच आई परफॉर्म्ड स्पेल्स एंड बर्स्ट. अब ये जो लेखिका थी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी लिखते समय, और इनको लिखना बहुत पसंद था. और जैसे ही उसको राइटिंग का मतलब कोई कुछ भी लिखने का टास्क मिलता था तो वो बहुत ज़्यादा जोर शोर से और मेहनत से उसे लिखती थी. आई नेवर हैड अ डेफिनेट प्लेस विच वॉज माई रूम और वेयर आई रिटायर्ड स्पेशली टू राइट. अब ये जो लेखिका थी उनके पास लिखने के लिए घर में कोई स्पेशल प्लेस नहीं था. जहाँ भी वो कंफर्टेबल फील करती थी अपने रूम में या बाहर या कहीं भी जहाँ उन्हें सही लगता था वो लिखना स्टार्ट कर देती थी. This has caused much trouble for me in the ensuing years since whenever I had to receive an interview. और इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई आगे आने वाले सालों में, क्योंकि जब भी कोई वो इंटरव्यू फेस करती थी उन्हें सबसे ज़्यादा उस टाइम पे परेशानी होती थी. Their first wish would always to take a photograph of me at my work. Show me where you write your books. और उनका जो पहला कदम होता था हमेशा जो इंटरव्यू लेते थे वो लोग, उनको वो फोटो चाहिए होती थी कि जहाँ तुम लिखती हो वहाँ की हमको फोटोग्राफ चाहिए. पर लेखिका का ऐसा कोई स्थान था नहीं जहाँ पर वो चैन से बैठकर कुछ लिखती थी. ओ एनीवेयर, अब वो बोलती है कि मैं तो कहीं पे भी लिख लेती हूँ. एनीवेयर मतलब घर में जहाँ भी उनको कंफर्टेबल लगता था वो लिखना स्टार्ट कर देती थी. बट श्योरली यू हैव अ प्लेस वेयर यू ऑलवेज वर्क. पर इंटरव्यूअर जो होते थे वो उनसे पूछते थे कि पर श्योरली तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लेस जरूर होगा जहाँ पर तुम ध्यान से बैठकर लिखती होंगी. बट आई हैडंट, पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था. ऑल आई नीडेड वॉज अ स्टडी टेबल एंड अ टाइपराइटर. ऑल उसको जो लेखिका थी उसको सिर्फ एक तो टेबल चाहिए थी कंफर्टेबल, और एक टाइपराइटर चाहिए होता था. आई हैड बिगन नाउ टू राइट स्ट्रेट ऑन द टाइपराइटर, दो आई स्टिल यूज टू डू द बिगिनिंग चैप्टर्स एंड ओकेजनली अदर्स इन लॉन्ग हैंड. लॉन्ग हैंड मतलब नॉर्मल हैंड राइटिंग, एंड देन टाइप देम आउट. और कभी कभी वो क्या करती थी सीधे टाइपराइटर पर लिखना स्टार्ट कर दी थी, या फिर कभी कभी नॉर्मली जो हैंड राइटिंग होती है हाथ से उसमें लिखना स्टार्ट कर देती थी. अ मार्बल टॉप्ड बेडरूम वॉस्टन टेबल मेड अ गुड प्लेस टू राइट. अब जो उनका जो मार्बल टॉप्ड बेडरूम था और वॉश स्टैंड टेबल जो थी वो उसके लिए लिखने के लिए एक सही जगह हुआ करती थी. द डाइनिंग रूम टेबल
between meals was also suitable. और उनके लिए डाइनिंग रूम की जो टेबल थी जब वो खाना खाती थी वो भी उनके लिए लिखने के लिए सूटेबल होती थी. My family usually noticed a time of approaching activity by saying, "Look, Mrs. is broody again." Mrs. मतलब someone's wife, broody मतलब engaged in deep thoughts, मतलब वो अपने विचारों में, गहरे विचारों में लिखते टाइम खो जाती थी. अब वो क्या करती, जब भी लिखने बैठती थी तो उसकी जो फैमिली है उसे देखकर बोलती थी कि देखो ये जो मिसेस है अब वापस अपने गहरे विचारों में खो गई हैं. कार्लो एंड मैरी ऑलवेज कॉल्ड मी मिसेस, सपोजिटली इन पीटर द डॉग्स लैंग्वेज. कार्लो और जो मैरी थे ऑलवेज उन्हें मिसेस कहते थे एक डॉग लैंग्वेज में. एंड रोजालिंड टू मोर ऑफन कॉल्ड मी मिसेस देन मम्मी और मदर. और जो रोजालिंड था वो भी नॉर्मली इनको मम्मी और मदर कहने की बजाय मिसेस ही कहता था. Anyway, they all recognized the signs when I was broody, looked at me hopefully, and urged me to shut myself up in a room where somewhere and get busy. अब जब भी उनकी जो मम्मी थी वो लिखने बैठती थी तो वो अपने गहरे विचारों में खो जाती थी. तो उसको देखकर उनके जो बच्चे थे वो समझ जाते थे कि हाँ अब ये लिखना स्टार्ट कर चुकी है और अपने डीप थॉट्स के अंदर खो चुकी है. तो क्यों ना इनको कहें कि ठीक है अपने आप को कमरे में लॉक कर लो और बिजी रहो और ध्यान से लिखती रहो. My friends have said to me, I never know when you write your books because I have never seen you writing. अब उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी उनको बोलते थे कि हमें नहीं पता तुम कब लिखती हो क्योंकि हमने तुम्हें आज तक लिखते हुए नहीं देखा है. I must behave rather as dogs do when they retire with a bone. They depart for an odd half hour self-consciously with mud on their noses. सेल्फ कॉन्शियसली मतलब केयरफुली तरीके से. अब वो बोल रही है कि मैं शायद इस तरीके से लिखती थी जैसे कोई डॉग है वो किसी बोन को उठा के लाता है तो वो बिल्कुल शांति से लेके आता है, किसी को पता नहीं लगता है. तो उसी तरीके से वो लिखती थी शांति से, या फिर जब वो कंफर्टेबल होती थी कि किसी को पता नहीं लगता था. आई डू मच द सेम, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करती थी. आई फेल्ट स्लाइटली एम्बेरेस्ड इफ आई वॉज गोइंग टू राइट. और वो कभी कभी स्लाइटली एम्बेरेस्ड शर्मिंदा भी फील करती थी जब वो लिखने के लिए जाती थी. वंस आई could get away, however, shut the door and get people not to interrupt me, then I was able to go full speed ahead, completely lost in what I was doing. अब वो फुली जब बिजी हो जाती थी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी और पूरे गहरे विचारों में होती थी और लिखना स्टार्ट करती थी जब वो कंफर्टेबल हो जाती थी. मतलब तब वो लिखने में एबल होती थी जब उसे कोई भी परेशान नहीं कर रहा हो, कोई भी उसे देख नहीं रहा हो और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा हो. Actually, my output seems to have been rather good in the years 1929 to 1932. अब ये जो लेखिका है ये ऐसा सोचती है कि उन्होंने जो भी राइटिंग्स करी, जो भी लिखा उन्होंने, सबसे बेस्ट उनके हिसाब से 1929 से 1932 के बीच रहा. Besides full length books, I had published 2 collections of short stories. अब वो फुल लेंथ बुक्स को पब्लिश करने के बजाय 2 शॉर्ट स्टोरी की बुक्स पब्लिश करना पसंद करती थी या उन्होंने पब्लिश करी. वन कंसिस्टेड मिस्टर क्वीन स्टोरीज, दीज आर माय फेवरेट. और जो एक बुक थी उसके अंदर मिस्टर क्वीन की स्टोरी थी जो कि उनकी फेवरेट हुआ करती थी. आई रोट वन नॉट वेरी ऑफन एट इंटरवल्स परहैप्स ऑफ 3 और 4 months. और वो एक ही लिखती थी, एक ही बुक लिखा करती थी जिसमें भी वो काफ़ी टाइम लगा देती थी. अलग अलग इंटरवल्स लेती थी, मतलब गैप लेती थी. जैसे कभी 3 महीने लग जाते थे, कभी 4 महीने लग जाते थे उनको लिखने में, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा समय उनको लग जाता था. मैगजीन्स अपीयर टू लाइक दैम एंड आई लाइक दैम माई सेल्फ, बट आई रिफ्यूज ऑल ऑफर्स टू डू अ सीरीज फॉर एनी periodical.
पेरियोडिकल मतलब ऐसी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर जो लगातार आ रही है, मतलब डेली बेसिस पे आ रही है या कुछ अंतराल पे आ रही है। तो मैगजीन्स क्या करती थी, मैगजीन्स को उनकी जो स्टोरीज है मैगजीन ओनर्स को वो पसंद आती थी, तो वो उनको ऑफर करते थे कि हमारी मैगजीन के लिए, हमारे न्यूज़पेपर के लिए, बुक्स के लिए ये स्टोरी आप लिखो। लेकिन वो सारी चीज़ों को डिनाई कर देती थी, मना कर देती थी। आई डेंट वॉन्ट टू डू अ सीरीज ऑफ मिस्टर क्वीन। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर क्वीन की सीरीज कोई भी नहीं लिखना चाहती थी। आई ओनली वॉन्टेड टू डू वेन आई फेल्ट लाइक इट। और वो ऐसा तभी करना चाहती थी जब उसे कि महसूस हो जाए कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। ही वॉज किंग ऑफ कैरी ओवर फॉर मी फ्रॉम माई अर्ली पोएम्स इन द हार्ले क्वीन एंड कोलम्बाइन सीरीज। और वो कौन था? जो इनकी जो अर्ली पोएम्स थी, शुरुआत की जो पोएम्स थी, उनका मेन कैरेक्टर हुआ करता था, किंग था उनका, कौन कौन से में? हार्ले क्वीन और कोलम्बिन सीरीज का। Mr. Quinn was a figure who just entered into a story, a catalyst, no more. His mere presence affected human beings. अब ये जो मिस्टर क्वीन था वो इनकी स्टोरी में ऐसे एंटर हुआ जैसे कि वो कोई कैटलिस्ट हो, मतलब उत्प्रेरक हो या फिर कोई मेन कैरेक्टर हो। नो मोर हिज मेयर प्रेजेंस अफेक्टेड ह्यूमन बींग्स। और उनकी जो छोटी सी प्रेजेंस भी होती थी वो सभी लोगों को इफेक्ट करती थी, प्रभाव डालती थी उनपे। There would be some little fact, some apparently irrelevant phrase to point him out for what he was. अब इसके अंदर एक छोटा सा फैक्ट ये हो सकता है कि वहां पर निश्चित ही कुछ इररिलेवेंट फ्रेजेस भी लिखे गए होंगे उन्हें बताने के लिए, मतलब उस कैरेक्टर के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए। अ मैन शोन इन अ हार्ले क्वीन। और एक मैन भी शो किया गया हार्ले क्वीन की जैसे। हार्ले क्विन एक कैरेक्टर है जो कि डायमंड प्रिंटेड कपड़े पहनता है। कलर्ड लाइट दैट फेल ऑन हिम थ्रू अ ग्लास विंडो। और ग्लास विंडो के थ्रू एक कलर लाइट उनके ऊपर पड़ी। अ सडन अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, जिससे एक सडन अपीयरेंस हुई या फिर डिसअपीयरेंस हुई। ऑलवेज ही स्टूड फॉर द सेम थिंग। और वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज के लिए खड़ा रहता था। ही वॉज फ्रेंड ऑफ लवर्स एंड कनेक्टेड विद डेथ। और वो लवर्स का तो फ्रेंड था और डेथ से कनेक्टेड था। लिटिल मिस्टर Saturth White Wait, who was, as you might say, Mr. Queen's emissary। अब जो लिटिल मिस्टर सैटर्थ वेट थे वो कौन थे? मिस्टर क्वीन के एमिजरी थे, मतलब एजेंट सेंट ऑन अ मिशन। मतलब वो उनके एक ऐसे एजेंट थे जो कि उन्हें मिशन पे भेजे गए थे। ऑल्सो बिकम अ फेवरेट कैरेक्टर ऑफ माइन, जो कि मेरे भी एक फेवरेट कैरेक्टर बन चुके थे। I had also published a book of short stories called Partners in Crime। और उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज की बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था पार्टनर्स इन क्राइम। ईच स्टोरी हेयर वॉज रिटन इन द मैनर ऑफ सम पर्टिकुलर डिटेक्टिव ऑफ द टाइम। और इनकी प्रत्येक स्टोरी उस टाइम पे जो भी डिटेक्टिव थे उनके पर्टिकुलर तरीके के ऊपर ही लिखी गई थी, मतलब उस टाइम पे जो डिटेक्टिव हुआ करते थे उनकी जैसी ही स्टोरीज यहाँ पर लिखी गई थी। सम ऑफ देम बाय नाउ आई कैन नॉट इवन रिकॉग्नाइज, जिसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको वो अभी भी नहीं पहचान पाती है। पार्टनर्स इन क्राइम फीचर्ड इन इट माई टू यंग स्लूथ्स, टॉमी एंड ट्रूपेंस। और ये जो इनकी जो बुक थी पार्टनर्स इन क्राइम, स्लूथ्स मतलब डिटेक्टिव्स। अब ये जो पार्टनर्स इन क्राइम इनकी फीचर हुई थी, इसके अंदर दो डिटेक्टिव थे, कौन कौन से? टॉमी और टूपेंस नाम के थे। हु हैड बीन द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन माय सेकंड बुक, जो कि इनकी सेकंड बुक थी उनके अंदर प्रिंसिपल कैरेक्टर्स थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स थे। द सीक्रेट एडवर्सरी, जो कि थी जिसका नाम था द सीक्रेट एडवर्सरी। इट वॉज फन टू गेट बैक टू दैम फॉर अ चेंज।
और ये उसके लिए एक फन की बात होती थी कि उनके पास जाया जाए और उन्हें चेंज के लिए उनके पास जाया जाए। द मर्डर एट द विकरेज वॉज पब्लिश्ड इन 1930। और द मर्डर एट द विकरेज एक बुक थी जो कि 1930 के अंदर पब्लिश हुई थी। बट आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर वैन और हाउ आई रॉट इट। पर ये जो लेखिका है इनको बिल्कुल भी याद नहीं है कि कैसे, कहाँ और क्यों इन्होंने इस बुक को लिखा था। वाई आई केम टू राइट इट, मैंने इस बुक को क्यों लिखा था। और इवन वॉट सजेस्टेड मी दैट आई शुड सेलेक्ट अ न्यू कैरेक्टर मिस मार्पल। और ये जो लेखिका है इनको ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ ने उनको सेलेक्ट किया था, कौन सी चीज़ ने उनको सजेस्ट किया था कि उनको एक नया कैरेक्टर लिखना चाहिए, बनाना चाहिए, जिनका नाम था मिस मार्पल, टू एक्ट एज द स्लूथ इन द स्टोरी, जो कि एक डिटेक्टिव की जैसे इस स्टोरी के अंदर एक्ट करेंगी। Certainly, at the time, I had no intention of continuing her as she was to become a rival of Hercule Poirot। अब क्या था, निश्चित ही उस टाइम पे ये जो लेखिका थी वो जो कैरेक्टर था उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, उसके बारे में और नहीं लिखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो हरक्यूल पॉयरोट का राइवल बन चुकी थी वो। People write to me nowadays to suggest that Miss Marple and Hercule Poirot should meet, but why should they? अब आजकल लोग उन्हें बोलते हैं कि उनके जो दो कैरेक्टर थे मिस मार्पल और हरक्यूल पॉयरोट, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन लेखिका ऐसा सोचती कि उन्हें क्यों मिलना चाहिए। आई एम श्योर दे वुड नॉट एंजॉय इट ऑल। वो पूरी तरीके से श्योर है कि अगर वो मिलेंगे तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करेंगे। Hercule Poirot, the complete egoist, would not like being taught his business by an elderly spinster lady। अब वो बोलती है कि ये जो हरक्यूल है ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, ये पूरा कंप्लीट ईगोइस्ट पर्सन है। ईगोइस्ट मतलब होता है समवन कंसर्न विथ हिज ओन इंटरेस्ट, मतलब वो थोड़ा सा घमंडी टाइप का है जिसको सिर्फ अपनी ही पड़ी हो, ऐसा वो व्यक्ति है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसको वो जो लेडी है मिस मार्पल वो सिखाए कि उसको ऐसा खुद का काम कैसे करना है। He was a professional sleuth. He would not be at home at all in Miss Marple's world। और वो एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव है और वो जो कभी भी अपने घर पे नहीं होगा, मतलब वो कभी भी जो मिस मार्पल है उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा। नो, दे आर बोथ स्टार्स एंड दे आर स्टार्स इन देयर ओन राइट। अब वो बोलती है नहीं, वो दोनों ही स्टार हैं और वो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, मतलब दोनों के काम अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन साथ में ले आएंगे तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाएंगे। आई शैल नॉट लेट देम मीट अनलेस आई फील अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड अर्ज टू डू सो। अब वो बोलती है कि मुझे उन दोनों को नहीं मिलाना चाहिए जब तक मुझे ऐसा कोई सडन थॉट ना आ जाए या अचानक से मुझे ऐसा कोई विचार नहीं आ जाए कि उन्हें मिलाना चाहिए। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर था अगाथा क्रिस्टीन का वो फिनिश होता है। और इसे किसने लिखा है? अगाथा क्रिस्टी ने ही लिखा है। अब हम देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है अगाथा क्रिस्टी डजंट कंसीडर हरसेल्फ अ बोनाफाइड ऑथर। जो अगाथा क्रिस्टी थी वो अपने आप को बोनाफाइड ऑथर नहीं समझती थी। नेक्स्ट है शी वांटेड टू बी अ गुड डिटेक्टिव स्टोरी राइटर। वो एक अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी राइटर बनना चाहती थी। नेक्स्ट है आई हैड ऑल्सो पब्लिश्ड अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कॉल्ड पार्टनर्स इन क्राइम। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी पार्टनर्स इन क्राइम नाम की शॉर्ट स्टोरी बुक पब्लिश की थी। नेक्स्ट है द मर्डर एट द विकारेज वॉज पब्लिश्ड इन 1930। द
द मर्डर एट द विकरेज नाम की बुक जो थी वो 1930 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है टॉमी एंड टूपेंस हैड बीन द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन माय सेकंड बुक। और ये जो टॉमी और टूपेंस थे ये इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे इनकी सेकंड बुक के अंदर। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।